नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जैसा कि खास मुलाकात में हम आपको हर बार एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है, और कई बार ऐसी शख्सियत भी होती है जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी होता है और उनके जीवन के बारे में जानना। और यदि उन्होंने कोई कहते हैं ना कि कुछ ऐसा चीज़ें वो लाए हैं जो वाकई आज के लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो होती है हमारे लिए एक अच्छी पर्सनालिटी। तो आज खास मुलाकात में स्वदेश न्यूज़ में हमारे साथ आरोह श्रीवास्तव जी हैं। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन आप सब ने वैदिक घड़ी का नाम सुना होगा, लेकिन वैदिक घड़ी क्या होती है, कैसे काम करती है और कितना वक्त उसे बनाने में लगता है, क्योंकि आज यदि सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वैदिक घड़ी की हो रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पूरा करता धरता जो है वैदिक घड़ी के जो लेकर आए, पूरा कंसेप्ट और सारी चीज़ें हमारे सामने आज यदि वैदिक घड़ी को रखा है तो आरोह श्रीवास्तव ने रखा है। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं। आरोह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत, आप स्वदेश न्यूज़ आए। और वैदिक घड़ी की जो बात होती है मैं आऊँगी उस पर, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लखनऊ से प्रॉपर रहने वाले हैं और स्कूलिंग लखनऊ से हुई आपकी, कॉलेज आपने इंग्लैंड से किया, तो क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ बचपन से अभी तक आना और फिर वैदिक घड़ी को लेकर आ जाना, ये जो सफ़र है मतलब शुरू से हॉबी में रहा या कैसे आप इस चीज़ को लेकर आए? जी, सभी को मेरा नमस्कार। वैदिक घड़ी की जो मेरी जर्नी है, ये काफ़ी एक लंबी जर्नी रही, 7-8 सालों की। ये थॉट मुझे सबसे पहले तब स्ट्राइक किया, मैं इंग्लैंड में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करता था। नॉटिकल साइंस हमारा कोर्स था। इस कोर्स में हम लोगों को टाइम जोन्स को पढ़ना सिखाया जाता है। एक सेलेस्टियल नेविगेशन हमारा कोर्स होता है, जिसमें हम तारों सितारों की गणना से अपनी पोजीशन को निकालना सीखते हैं। तो ये सब जानकारी जब मुझे मिल रही थी, और बचपन से हमने 24 घंटे के समय के बारे में पढ़ा, और ग्रीनविच अर्थ का प्राइम मेरिडियन होता है, वहाँ से शून्य रेखा गुजरती है, तो ये सब हमको पता था। तो जब मैं इंग्लैंड में ही था, तो मेरे छुट्टियों में जब गर्मी की छुट्टियाँ हुई, तो मेरी एक जिज्ञासा हुई कि मैं जाके ग्रीनविच म्यूज़ियम घूम के आऊँ। और तब मैं शायद 19 साल का रहा था, और मेरा एक था कि वहाँ जाके एक सेल्फी खींचूंगा और दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैं धरती के केंद्र पे खड़ा था। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि वहाँ लोग बहुत घूमने आते हैं। तो मैं तब तक म्यूज़ियम घूमने लगा। तो जब मैं म्यूज़ियम घूमते हुए मैंने पढ़ा कि 1884 में एक बैठक हुई, जिस बैठक में वोटिंग के द्वारा इंग्लैंड को, ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन घोषित किया गया। तो जो मैंने बचपन से पढ़ा था और जो मैं मर्चेंट नेवी में भी पढ़ रहा था कि समय रेखा का केंद्र इंग्लैंड है, तो केंद्र वाली जो एक दिलचस्पी थी मेरे अंदर, वो खत्म हो गई कि केंद्र वोटिंग द्वारा कैसे हो सकता है। तो मेरे दिमाग में यह है कि एक्चुअल जब ये केंद्र ही नहीं है, तो मेरे को, अगर मैं अपनी पढ़ाई अच्छी करना चाहता हूँ तो मुझे एक्चुअल केंद्र जानना चाहिए। एक जिज्ञासा बस जागी, और मैंने वो जिज्ञासा में कुछ पढ़ा, जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि इंग्लैंड से पहले ये फ्रांस में हुआ करता था, और फ्रांस से पहले ये उज्जैन में, इसको हज़ारों वर्ष से माना गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, उज्जैन इंडिया में, ये तो, और समय का केंद्र इंडिया में था, मतलब इंडिया भारत के नक्शे में सेंटर पे था कभी। तो जान के खुशी तो हुई, लेकिन फिर मुझे लगा अरे इंडिया से सब चला जाता है, ये भी चला गया हमसे, मतलब शून्य रेखा भी। तो मतलब फिर मैं आगे जॉब में चला गया। फिर एक बार जब मैं जॉब में था, मैं इंग्लैंड से नीदरलैंड शिप से जा रहा था, तो उस जर्नी में हमने प्राइम मेरिडियन उस दिन में एक ही डेट में 3 बार क्रॉस किया। तो 2 बार हमने उस डेट में वेस्ट में क्रॉस किया और 1 बार ईस्ट में क्रॉस किया। इस फिनोमेना को एक ही दिन में करने से हुआ क्या कि जो मेरा पर्टिकुलर डेट था, मैंने उस डेट में जब मैंने अपना लॉग देखा तो मैंने 14 घंटे काम किया था और 12 घंटे आराम किया था। मतलब एक ही डेट मैंने 26 घंटे की जी ली। तो मुझे ये बहुत एक अमेजिंग चीज़ लगी कि ये 26 घंटे हो गया। मैंने तो हमेशा समय को 24 नंबर से ही सोचा था। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये नंबर 24 इंसानों ने क्यों चुना, इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, ये 24 कहाँ से आया। तो इस जिज्ञासा को, फिर एक जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए मैंने फिर से समय के बारे में जानना शुरू किया। तो मैंने जब ये जाना कि 24 नंबर आया कहाँ से, तो मुझे मालूम पड़ा कि 15वीं शताब्दी में जब फ्रेंच लोग सेलिंग स्टार्ट किए, तो उस सेलिंग के दौरान जब वो सबसे पहले किसी देश पहुंचे जहां पे उनको एक प्राचीन सभ्यता दिखी, वो थी इजिप्शियन सभ्यता। तो इजिप्शियन लोग सूर्य के अनुसार ही एक दिन को 24 घंटों में विभाजित करते थे, और वो भी सूर्य के कोण को ही मान के इसको किया करते थे। तो फ्रांस ने सोचा कि क्योंकि वो शिपिंग करते हैं
और शिपिंग में दो अगर जहाज़ों को मिलना है और वो अगर कोई समय नहीं होगा तो कैसे निर्धारण होगा। तो इस निर्धारण को तय करने के लिए उनको लगा कि ये समय का निर्धारण करना एक बहुत ही उपयोगी होगा। और समय का निर्धारण अगर लोगों के पास घड़ी नहीं होगी तो निर्धारण कैसे होगा, तो एक घड़ी बनाई जाए। तो इस घड़ी का एक आविष्कार उस समय मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। फिर फ्रांस से ये टेक्नोलॉजी उठ के, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उसके 100 साल बाद दुनिया के लगभग 75% मर्चेंट नेवी के जहाज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जिससे वो अपने शिपिंग को कोऑर्डिनेट कर सकते थे और धीमे धीमे वो पूरे वर्ल्ड में अपना प्रभुत्व बना रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम इस टाइम सिस्टम को अडॉप्ट किया और इसको फैलाना शुरू किया। और 300 साल की जर्नी में 1884 में जाके जब इंग्लैंड वर्ल्ड में काफ़ी पावरफुल हो चुका था, तब उसने अमेरिका में एक बैठक कराई, जिस बैठक में 19 देशों को बुलाया, जिसमें से 19 देशों में से 16 देशों ने लगभग उसको वोट किया, जो कि इंग्लैंड द्वारा ही बुलाए गए थे, जिसमें भारत से ना कि कोई बुलाया भी गया। और इस टाइप से वहां पर एक होके और उसको इंग्लैंड को प्राइम मेरिडियन घोषित कर दिया गया। तो ये सब चीज़ों की जानकारी मुझे प्राप्त हुई जब उस नॉलेज को गेन करते हुए। तो मैंने कहा कि 24 नंबर आया इजिप्शियन कल्चर से, तो मुझे और कल्चर भी जानने चाहिए। तो कौन से और प्राचीन सभ्यताएं थी, वो क्या सोचती थी समय के बारे में। तो मैंने पूरा मानव इतिहास से जब पहली बार समय को धारणा आई किसी के मन में, तब से समझने की कोशिश फिर करी। तो मुझे मालूम पड़ा कि सबसे पहले केवमैन, जो लोग केव्स में रहा करते थे, उन्होंने समय को सूर्य से ही नापा। जब उनको सूर्य दिखता था तो वो एक डंडा खींचते थे, और फिर अगले दिन सूर्य दिखता तो वो अगला डंडा खींचते थे। तो मतलब समय की अवधारणा इस तरीके से सबसे पहली बार इंसान की चेतना में आई। और उसके बाद ये चीजें टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, तो उसके बाद ऐसे क्लॉक्स बनी कि वो शैडो क्लॉक्स होती थी, छाया घड़ी, पानी से नापने वाले समय के यंत्र बने, कैंडल से अगरबत्ती से भी नापने वाले समय के यंत्र बने, रेत से समय नापने के यंत्र बने। और ऐसे ऐसे करके इंसानों ने हजारों साल के इतिहास में हमेशा अपने एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के साथ घड़ियों का निर्माण करते आए हैं। फिर 15वीं शताब्दी में जब टेक्नोलॉजी मैकेनिकल थी, तो क्योंकि 24 घंटे का इन्होंने इजिप्ट में एक सिस्टम देखा, तो इसको मैकेनिकल तरीके से इन्होंने बनाने का प्रयास किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो मैकेनिकल ही थी। सैटेलाइट, जीपीएस ऐसे आधुनिक उपकरण तो थे नहीं, गियर, शाफ्ट, ये चीजों का आविष्कार पेंडुलम का हो चुका था। तो इसके माध्यम से समय को नापा गया। फिर बात आई कि डेट चेंज, तो मैंने ये सब जानकारी प्राप्त की। फिर मैंने सोचा कि हम रात के 12 बजे डेट क्यों बदलते हैं, क्योंकि मैं शिपिंग में था। तो मुझे ऐसा दिखा कि रात के 12 बजे ऐसा कुछ एग्जैक्टली तो होता नहीं है कि डेट बदल जानी चाहिए। कोई तारा किसी पोजीशन पे हो, पृथ्वी किसी लोकेशन पर हो, कुछ एग्जैक्ट तो होना चाहिए। क्योंकि सारे कैलेंडर, क्योंकि जब मैं ये इतिहास पढ़ रहा था तो मैंने कई कैलेंडर्स के बारे में भी पढ़ा, जिसमें मुझे मालूम पड़ा कि सभी कैलेंडर सूर्य को ही आधार मानते हैं, कि हमारे सोलर सिस्टम का आधार सूर्य है। सूर्य के अराउंड ही सारी जो भी प्लैनेट्स हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारा एक वर्ष, चाहे आज हम गर्गेरियन कैलेंडर भी यूज कर रहे हो, उसमें भी हम एक वर्ष कैसे मनाते हैं कि जब सूर्य की पूरी परिक्रमा पृथ्वी कर लेती है। ऐसे ही पृथ्वी अपनी धुरी पे भी परिक्रमा करती है सूर्य के सामने, लेकिन हम अपनी डेट को ऐसे नहीं चेंज करते हैं, वो रात 12 बजे बदल लेते हैं। तो मैंने इसका लॉजिक समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ होगा, जब सूर्य से कैलेंडर बना तो सूर्य से डेट क्यों नहीं बदली। तो मुझे समझ में आया ये पढ़ के कि 16वीं शताब्दी में जब मैकेनिकल क्लॉक का आविष्कार हुआ, तो सूर्य की वेरिएबिलिटी जो हर लोकेशन पे होती है, वो चीज मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कभी काउंट नहीं कर सकती थी। लेकिन उस वक्त पे जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय के हिसाब से उन लोगों ने बहुत ही बेहतर कार्य किया कि समय का एक निर्धारण हो पाए दुनिया के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी से वो सूर्य पे नहीं निर्धारित कर पाए, और उन्होंने रात के 12 बजे का पॉइंट इसलिए चुना कि रात के 12 बजे, जैसे अगर आज मान लीजिए डेट चेंज होती सूर्योदय पे मैकेनिकल घड़ी से, तो आपको दिसंबर में दिखता कि डेट तो बदल गई, सूर्य तो अभी उगा नहीं। या आपको दिखता यहां मई जून में कि डेट तो बदली नहीं लेकिन सूर्य तो उदय हो गया, तो सबको समझ में आ जाता है कि गलत है। लेकिन रात में जिन लोग, मतलब नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा स्टार कौन सा है, जबकि हर स्टार के एक नाम होते हैं, किसी का नाम वेगा है, किसी का नाम अल्टारिस है, जिनको देख के आप अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हो। लेकिन आम लोगों को ये नहीं पता, वो रात में देखेंगे कि आसमान में अंधेरा है, तारे हैं और डेट बदल जाएगी, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। और 400-500 साल जो चीजें चली आती हैं, फिर वो लोगों के अवधारणा में बैठ जाती है। तो ये चीज ऐसे ही हुई और परंपरा में आ गई और लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जब मैं ये सारे इतिहास पढ़ रहा था, दूसरे धर्मों के, दूसरे कल्चर्स के,
तो ये सब पढ़ते हुए भारतीय सभ्यताओं पे भी आया, और भारतीय सभ्यता में मैंने जाना कि विश्व में सबसे पहले हजारों वर्ष पूर्व हमने समय का निर्धारण किया हुआ था, और वो सूर्य के अनुसार ही किया हुआ था। सूर्य सिद्धांत में, ऋग्वेद में सूर्य सिद्धांत में सूर्य को ही हम केंद्र मान के उसके सामने जैसे पृथ्वी चाल चल रही होती है उसको ही नाप के समय का निर्धारण किया गया, जिसको हम लोग मुहूर्त कहते हैं। और फिर मुझे स्ट्राइक किया कि मुहूर्त तो मैंने भी सुना है, मतलब पहले तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मेरी जर्नी अलग थी, मुझे मर्चेंट नेवी में जाना था, देश विदेश घूमना था। लेकिन फिर बाद में जब ये स्ट्राइक हुआ, मुहूर्त तो इंडिया में हमारे यहाँ निकलवाया जाता है, तो ये निकलवाया क्या जाता है जब ये समय जैसा दिया हुआ है, तो ये निकलवाते क्यों है? तो मैंने ये सब सिस्टम समझा, तो मुझे लगा जो मैं ये सोचता आ रहा था इतने साल से कि रात में क्यों डेट बदलती है, ये नंबर 24 क्यों हुआ, ये पूरे का आंसर यही है कि ये एक सटीक समय प्रणाली है जो कि सूर्य उदय होने पे ही समय को बदलती है। जब भी, तो हमारी जो वैदिक घड़ी इसकी खासियत यही है, जब भी इसमें आपको 0 बजा दिखेगा उस वक्त पे उस शहर में सूर्य उदय हो रहा होगा, और जब भी इसमें आपको 15 बजे दिखेगा उस वक्त पे सूर्य अस्त हो रहा होगा। जबकि आज की घड़ी जो है इसको आप देख के सूर्योदय सूर्यास्त नहीं बता सकते, आप गूगल करके निकाल सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली आज पूछा जाए कि इतने बजे सूर्योदय हुआ, नहीं पता होगा, और वो हर लोकेशन पे बदल रहा है। लेकिन हमारी घड़ी में आप चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी लोकेशन पर भी हो, आप आराम से बता सकते हैं कि 0 बज रहा है, सूर्योदय हो रहा होगा। आप सामने देखोगे तो आपको सूर्य उदय होता हुआ दिखेगा। तो मुझे ये लॉजिक बहुत सही लगा। मुझे लगा कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस हैं, इतने आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि हम समय को प्रिसाइजली और भी नाप सकते हैं और भारतीय काल गणना के सिद्धांत पे इस घड़ी को बना सकते हैं। तो यहां से मेरा इसके ऊपर थॉट आया और मैंने इस घड़ी को फिर बनाना शुरू किया। अच्छा, जैसे आपने एक मुहूर्त का जिक्र किया और आपने एक टाइम बताया कि यदि 0 है मतलब सूर्योदय हो रहा है और यदि 15 बज रहा है तो सूर्यास्त है। अच्छा, बहुत सारे लोग, एक पंचांग का जिक्र निकला था, तो कहते हैं कि मुहूर्त देखना है तो पंचांग लेकर, आज भी लोग हैं जो बहुत सारे काम मुहूर्त से करते हैं, पंचांग को बहुत मानते हैं, कई वर्षों से मतलब हम देखते आ रहे हैं, चला आ रहा है ये। तो वैदिक घड़ी में यदि हम किसी मुहूर्त और इन सारी चीज़ों को यदि देखना चाहें तो वो हम कैसे देख सकते हैं, और कितना सारा उसमें डिटेल हमको कितने आगे तक के टाइम का मिल सकता है? जी, वैदिक घड़ी में इसको 2 फॉर्म में, एक ये टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, और साथ ही ये मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म में भी है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम से आप इसके एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे ही उपलब्ध है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आप पाएंगे सबसे ऊपर एक वैदिक टाइम करके समय चल रहा है, और उसके नीचे ठीक लिखा होगा कि वहां पे भोपाल लिखा होगा। अगर मैं भोपाल में स्थित हूं या मैं जिस भी शहर में स्थित हूं तो जीपीएस से वो लेके उस शहर का नाम दिखाएगा, और उस स्थिति पे सूर्योदय कब हुआ उस अनुसार कैलकुलेशन करके मुहूर्त को दिखाना शुरू करेगा। तो इस घड़ी में आप मुहूर्तों को देख सकते हैं लाइव अपनी लोकेशन के अनुसार। साथ ही इसमें एक फीचर है अलार्म का, कि जैसे लोग ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करते हैं सुबह उठ के योग करने के लिए, तो आमतौर पर माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे होता है, लेकिन वो 4:30 बजे सिर्फ तभी हो सकता है जब सूर्योदय ठीक 6 ही बजे हुआ हो। अगर ठीक 6 बजे तो रोज सूर्योदय होता नहीं, हर लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे होता है। तो जब सूर्योदय होने से लगभग सूर्य साइड, हमारे ड्यूरेनल आर्क एक चीज होती है जिसमें आपको जिस स्थिति पे होते हो वहां से सूर्य का एंगल क्या लग रहा है, तो वो जब 24 डिग्री बचा होता है सूर्योदय होने से, तब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, लगभग 96 मिनट पहले अभी के समय वाली प्रणाली में। तो वो टाइम तो हर दिन सूर्योदय का हर लोकेशन पे बदल रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसा बनाया कि जब भी हमारी घड़ी में 28 बजेगा उस वक्त पे सूर्य ब्रह्म मुहूर्त ही हो रहा होगा। तो आप अलार्म के माध्यम से आपको जो भी मुहूर्त का उपयोग करना हो आप अलार्म लगा सकते हैं, और आप जिस भी लोकेशन में होंगे वहां के अनुसार वो आपको मुहूर्तों का विवरण देगा। साथ ही इसमें हम लोगों ने ऐड की है 189 भाषाएं, कि ये पूरे विश्व में कहीं पर भी इस्तेमाल हो पाए, और साथ ही आप किसी भी भाषा के हो, भारत की कोई भी भाषा हो, जितनी हम लोग इंक्लूड कर पाए हम लोग ने करने का प्रयास किया, और विश्व की जितनी भाषाएं, चाहे वो जो एकदम लॉस्ट टाइप की भी लैंग्वेजेस हो जैसे हिब्रू, जूलू, इस टाइप की लैंग्वेजेस को भी हमने इंक्लूड किया कि विश्व में कोई भी इससे अछूता ना रह पाए और सब लोग इसको देख भी पाए। साथ ही इसमें हमने लगभग 7,500 वर्ष का पंचांग की गणना डाली, जिसमें आप तिथि, योग, कर्ण और नक्षत्र को देख सकते हो। साथ ही आप पिछले, इसमें आप जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब से उस टाइम से इस पंचांग को लेते हुए
हमने आगे आने वाले अभी से 2000 सालों तक का पंचांग का विवरण इसमें बना के डाला है। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि इतना कुछ किया है तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है सब लोग जानना चाहते होंगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी इस वैदिक घड़ी के लिए, कितना रिसर्च करना पड़ा, मतलब ओवरऑल एक टाइमिंग का कैलकुलेशन देखें तो कितने वक्त में इसको रेडी कर पाए? जी, इसकी परिकल्पना जब हमारे ये थॉट आई तो 2017 में मैंने शुरू करी। 2-3 साल मैं इसको खुद अपने स्तर पे अपनी जो भी जमा पूंजी थी या फिर घर वालों से जब जमा पूंजी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने ये इसके जुनून में जॉब भी छोड़ दी और इसको बनाने का प्रयास किया, क्योंकि पहली थॉट तो जो सीखा है वहीं आती है। तो मैंने घड़ी का मतलब मैकेनिकल सुई काटे ही सोचा, मैंने समय को चलता नहीं समझा। तो मैंने सोचा इस घड़ी को मैकेनिकल रूप से बनाऊंगा और मैकेनिकल रूप से बनाता रहा 2 साल तक और फेल होता रहा। उसमें मैंने कई मोटर्स लगाए कि वो एग्जैक्टली सूर्योदय पे नाप ले, लेकिन वो किसी एक शहर के लिए तो चल जाती थी। जब मैं शहर बदल के उसको चेक करता था तो वो उस शहर का सूर्योदय नहीं पकड़ पाती थी। तो ऐसे में फेल होता रहा। लेकिन फिर मैंने ये समझा कि ये डिजिटल आधुनिक उपकरणों से ये घड़ी बनाई जा सकती है। ये आइडिया मुझे 2 साल गलत घड़ियां बनाते हुए समझ में आया। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे इसके लिए एक बेहतर टीम की ज़रूरत होगी जिसमें मैं लोगों को फिर जोड़ पाऊँ। तो मैंने इसमें मेरे एक मित्र हैं जो कि IIT दिल्ली से हैं, विशाल सिंह, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको मैंने जोड़ा। वो भी इंग्लैंड में ही जॉब करते थे। तो उनको मैंने ये पूरा आइडिया दिया। मैंने कहा IITian हो भाई, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कर सकते हो, ये फॉर्मूला है। उसको ये सब समझाया तो उसको लगा बिल्कुल कि आप एकदम लॉजिकल बात कर रहे हो और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी और अभी किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग करेंगे, एक दिन ये ज़रूर होगी। फिर इसका हार्डवेयर बनाया जाए कि सॉफ्टवेयर के लिए एक जोड़ लिया। फिर हार्डवेयर के लिए उस समय मेरे छोटे भाई हैं, उस समय इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उसको मैंने मोटिवेट किया कि तुम कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इंजीनियरिंग, तो तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में हमारी घड़ी को कर दो और सीखो कुछ ऐसा कि इस घड़ी को बना पाओ। तो फिर हम लोग ने तीनों ने मिलके इस घड़ी को एक रूप दिया 2020 तक। तो हमें ये 3-3.5 साल की एक जर्नी लगी और तब हम इसको बना पाए, एक प्रोटोटाइप पहला, जिसमें हम इसको बस चलता देख पाते थे इस घड़ी को। बिल्कुल। आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं? जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग तो अभी तक बिल्कुल जानते ही नहीं थे कि वैदिक घड़ी क्या होती है। अब जितना प्रचार प्रसार और वैदिक घड़ी क्या होती है, उसमें क्या होता है, कब हमें सूर्योदय का समय समझना है, कब हमें ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, तो ये सब लोग धीरे धीरे जानेंगे और इस चर्चा के माध्यम से लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, लोग एक्सेप्ट भी करें और लोग जानें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो उसके लिए किस तरह से काम करने का सोचा आने वाले समय में? जी, आने वाले समय में मैं तो जब से मतलब ये घड़ी मैंने 2020 में जब बनाई तो उसके बाद से यही विचार था कि अब चीज़ तो मैंने बना ली, अब इसको दुनिया के सामने कैसे लेके आऊँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम, उसकी भी एक अलग जर्नी रही कि उन 3 सालों में हमने क्या किया, कैसे डॉक्टर मोहन यादव जी के पास हम मिल पाए, कैसे उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करी और इसको पूरा नेशनल स्केल पे वो लेके गए। तो इसमें हमने हमेशा ही सोचा कि इसको तो पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास कोई माध्यम नहीं था, ना ही कोई पैसे बचे थे। तो मेरे एक मित्र की साइकिल थी और उस समय मैं साइकिलिंग मतलब रनिंग वगैरह करता था, फिटनेस में भी था। तो मैंने सोचा इस मित्र की साइकिल है और कुछ पैसे भी नहीं है और ये थ्योरी है और कुछ लग रहा है देश के लिए अच्छा किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सब अपने बड़े बुजुर्गों ने जो किया, स्वामी विवेकानंद ने किया या महात्मा गांधी ने किया, उन्होंने पद यात्रा करी, ये सब करी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मैं भी करता हूँ, लोगों से जुड़ पाऊंगा, मैं समझ पाऊंगा। तो मुझे लगा जाऊं कहाँ, मैं किसी को बताता हूँ, लोग कहते हैं तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, घड़ी जब चल रही है 24 घंटे की। तो मुझसे लोग ऐसे कहते थे मैं तुम्हारा समय क्यों मानूं। मैं कहता मेरा समय थोड़ी है, ये तो भारत का समय है, इसको मैंने घड़ी बनाई है, मेरा कोई पर्सनल टाइम थोड़ी मैं लेके आया हूँ। तो लेकिन लोग नहीं कंसीडर करते थे। तो मुझे लगा मुझे ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पर इसको समझने वाले लोग मुझे मिल पाएँ। तो मैंने सोचा किन लोगों से मिलना चाहिए। मुझे लगा जो देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके बीच जाऊं। तो मुझे लगा वो मुझसे मिलेंगे कैसे, या नेता कोई हो अच्छे तो उनसे मैं मिलूं, लेकिन वो मुझसे कैसे मिलेंगे, वो मुझे तो नहीं जानते, ना ही मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि कोई भी मुझसे आसानी से मिल पाएगा। और तब भी मैं 25-26 साल का, 27 साल का था उस टाइम जब मेरा ये थॉट आ रहा था। तो मैं उसके बाद साइकिल यात्रा के लिए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी 3-4 महीने अच्छे से कि मैं कर पाऊँ। तो मैंने फैसला किया कि मैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता हूँ कि शिव जी को समय का देवता कहा जाता है, तो क्या पता मैं समय के देवता के पास जाऊँ और समय का कार्य हो पाए। तो मैंने ये थॉट के साथ
एक साइकिल यात्रा लखनऊ से शुरू करी, जिसमें मैं पहले वहाँ से निकलते हुए अयोध्या गया, वहाँ पर मैंने लोगों को बताया, फिर मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल गया, काशी विश्वनाथ से होते हुए मैं उज्जैन आया। उज्जैन में मुझे, जब मैं उज्जैन तक पहुँचा तो पहले तो मेरे को रास्ते में भी, तब जब मंदिर पहुँच रहा था वहाँ पर जो लोग होते थे वो लोग इन चीज़ों को समझते थे, लेकिन रास्ते में भी लोगों से मेरा इतना जुड़ाव हो नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर भी शायद कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी, मुझे भी नहीं आता था कि लोगों को मैं कैसे समझा पाऊँ। मैं सोचता था कि किसी को बोलूँगा क्या बोलेगा, तो बड़ा सोच समझ के बात करता था कि किससे बात करनी चाहिए। लेकिन फिर जब वो यात्रा करता जा रहा था, जैसे शरीर थकता जा रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, तो फिर मैंने लोगों को ज़बरदस्ती रोक रोक के पर्चे बांटने शुरू किए, ज़बरदस्ती बोलना शुरू किया, और ऐसे करते करते मैं उज्जैन तक पहुंचा। जब मैं उज्जैन में पहुंचा तो यहाँ मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ तो पूरी काल गणना को उज्जैन में तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से समझते हैं, और वो मुहूर्तों के हिसाब से कैलकुलेशंस भी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। ये आके जब मुझे उज्जैन में मालूम पड़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा जो दिशा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, ये चीज़ इस्तेमाल हो भी रही है, लेकिन उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो रोज कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ऐसे हर जगह की कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते। तो मतलब जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ वो अगर बन के आती है तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी और आम जनता के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो ये करते हुए मैंने ऐसे 10 ज्योतिर्लिंग के पूरे, यहाँ से लखनऊ से कन्याकुमारी तक गया, फिर कन्याकुमारी से गुजरात तक गया, 10 ज्योतिर्लिंग 3 धाम के दर्शन किए, और ये दर्शन करके जब मैं लखनऊ में लौटा तो मेरे पास मध्य प्रदेश से श्री राम तिवारी जी का कॉल आया, जो कि विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक हैं, और उन्होंने इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। तो मैं यहाँ पर जब उनसे मेरी भेंट हुई, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कई लोगों को और भी यहाँ पे इनवाइट किया जिससे इसको वेरीफाई कर सकें। जैसे डोंगला ऑब्जर्वेटरी से कुछ लोग आए, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी से लोग आए, पंडित भगवती लाल शर्मा जी, राजपुरोहित जी आए, और ऐसे कई अन्य लोग आए जिन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी बातों को समझा, और फिर बताया कि जो मेरी दिशा है वो बिल्कुल सही है। और ये कार्य उज्जैन में हमेशा ही चलता है, डोंगला में चलता आ रहा है समय निर्धारण के लिए इन चीज़ों के ऊपर। फिर उसके बाद श्री राम तिवारी जी ने जब देखा कि मेरा आइडिया अच्छा है और मैं इस पर सही तरीके से लगा हुआ हूँ, तो उन्होंने मेरी भेंट उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जी से कराई, जो कि उस वक्त उच्च शिक्षा मंत्री थे। उनके सामने मैं अपनी इन बातों को लेके जब गया और मैंने उनको बताया, तो वो तुरंत ये सारी बातों को समझ पा रहे थे और वो मुझे समझा भी पा रहे थे। वो क्योंकि खुद ही हमेशा से मानते थे कि उज्जैनी समय रेखा का केंद्र है, और वो इन सब तरीकों को, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से समझ रहे थे। तो जब मैंने उनके सामने ये बात रखी तो उनको तुरंत उन्होंने मुझे ये बोला कि ये भारत का समय है और इसको हमें ऊपर लेके आना है, और इस पे कार्य उस वक्त से उन्होंने इस पे शुरू कराया। और फिर हम लोगों ने फिर धीमे धीमे उनके मार्गदर्शन में, श्री राम तिवारी जी के मार्गदर्शन में हम लोग ने इस कार्य को अचीव किया, और करते करते जर्नी आज यहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए मेहनत तो है, क्योंकि आपने पहले तो सोचा, फिर उसकी रिसर्च, फिर उनमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। और ये जो संघर्ष, जब कोई सपोर्ट नहीं था तो अपने साथ के लोगों को लिया, और फिर धीरे धीरे वो साइकिल यात्रा भी हो गई। तो कहते हैं मेहनत थी, वो मेहनत थी, इसीलिए आज सफल हुई। आने वाले समय में लोग वैदिक घड़ी को और ज़्यादा एक्सेप्ट करें, समझें, इसकी महत्ता को समझें, और सबसे ज़्यादा लगता है कि लोग बस इस चीज़ के बारे में जानने के लिए लोगों में वो थॉट होना चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, इसका थॉट लोगों में जाग पाए और लोगों में इसकी जिज्ञासा जागे। सबसे पहला थॉट है कि अचानक से लोग मानने नहीं लग जाएंगे। जो लोग समझते हैं वो लोग इसका यूज़ करेंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत ये समझे कि ये भारत का समय है, जो कि हमें विश्व को देना है, और समय रेखा को भारत को केंद्र बनाना है। तो ये पूरा देश हमारा इस तरीके से सोच पाए। इसके लिए हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि इसको जगह जगह लगाया जाएगा। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि वहाँ पे इतने लाखों में दर्शनार्थी जाते हैं, जो कि वहाँ पर इन चीज़ों पे बिलीव भी करते हैं, वो मुहूर्तों को मानते हैं, वहाँ पे पूजाएं, आरतियाँ मुहूर्तों के अनुसार होती हैं। तो वहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसी जगहों पे लगाएंगे। फिर इसको जो भी एम्बेसीज हैं इंडिया में, वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। जितने भी हमारे माननीय मंत्री हैं उनके यहाँ लगाया जाएगा, और जगह जगह अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में, चौराहों पे इनको लगाएंगे। और ऐप तो हम लोग ने उपलब्ध कराई दिया है कि लोगों में इसका कौतूहल जागे।
कुछ डिस्कशन चालू हो और फिर हम इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके इसके क्या फ़ायदे ह्यूमन के सर्केडियन रिदम्स पे हैं, क्या फ़ायदे एग्रीकल्चर में होंगे, कैसे, क्योंकि समय का जो एस्पेक्ट है वो लाइफ की हर एस्पेक्ट्स में जाता है। तो इन सब चीज़ों का समावेश करके साइकोलॉजिकली कैसे बेहतर आदमी हो सकता है अगर वो सूर्य के साथ सिंक करे। एक जैसे साइकोलॉजिकल एक बीमारी होती है, उसको सैड कहते हैं, वो सूर्य की किरणें नहीं प्राप्त करने से वो बीमारी हो जाती है। तो ये घड़ी इन सब चीज़ों का सल्यूशन है। तो इस तरीके से लोगों को अवेयर करके हम पूरे इंडिया को साथ लेके आएंगे और फिर पूरे दुनिया पे इसको लेके जाएंगे। बिल्कुल। चलिए आरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, और बहुत सारी शुभकामनाएं स्वदेश न्यूज़, हमारे पूरे स्वदेश न्यूज़ परिवार की तरफ से, कि आपने वैदिक घड़ी के लिए इतना सब कुछ किया और वो आपकी मेहनत भी सफल हुई। तो जो आप और चाहते हैं और जो प्रयास है इसको लोगों तक पहुंचाने का, वो ऐसे ही सफल हो, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और आज स्वदेश न्यूज़ आने के लिए। तो खास मुलाकात में हमारे साथ आरव श्रीवास्तव हैं। और देखिए, मैंने शुरुआत ही करी थी कि जब कहते हैं ना कि हमने यदि कुछ कमाया है, हमने यदि किसी चीज़ के पीछे मेहनत की है, और ऐसी चीज़ जो देश दुनिया में जानी जाती है और जानी जानी चाहिए, एक अच्छा संदेश देना इस देश के लिए, ये अपने आप में काबिले तारीफ होता है। तो आज खास मुलाकात में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।